साथियों, इस प्रकार हम निश्चयात्मक रूप से छुआछूत की उत्पत्ति सीमा का फैसला कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मनुस्मृति ने छुआछूत का आदेश नहीं दिया, तो भी एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी रह जाता है। मनुस्मृति का समय क्या है? इस सवाल के उत्तर के बिना एक सामान्य लोग के लिए किसी विशेष काल में छुआछूत के होने न होने के बारे में कुछ भी कह सकना कठिन है। मनुस्मृति के काल के बारे में पंडितों में मतैक्य नहीं। कुछ इसे अत्यंत प्राचीन मानते हैं और कुछ अत्यंत अर्वाचीन। सभी बातों का विचार करके प्रोफेसर बुहलर ने मनुस्मृति का एक समय निश्चित किया है जो सत्य मालूम होता है। श्री बुहलर के विचार से जैसी मनुस्मृति हमें आज मिलती है, ईसा की दूसरी शताब्दी में अस्तित्व में आई। केवल प्रोफेसर बुहलर ने ही मनुस्मृति के लिए इतना सटीक समय निश्चित किया है। श्री दफ्तरी भी इसी परिणाम पर पहुंचे हैं। उनका विचार है कि मनुस्मृति 185 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में आई, इससे पहले नहीं। श्री दफ्तरी का तर्क है कि मौर्य वंश के नरेश बौद्ध महाराज बृहद्रथ की हत्या से, जो कि उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने की थी, इसका सीधा संबंध है। चूंकि यह दुर्घटना 185 ईसा पूर्व में हुई, इसलिए मनुस्मृति 185 ईसा पूर्व के बाद लिखी गई होगी। इस प्रकार के परिणाम का समर्थन करने के लिए पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ मौर्य की हत्या और मनुस्मृति के लिखे जाने में जो संबंध रहा है, उसे जोरदार अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से श्री दफ्तरी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उनका परिणाम निराधार मालूम होता है। इस प्रकार के संबंध की स्थापना अनिवार्य है। सौभाग्य से इस संबंध में गवाही की कमी नहीं। दुर्भाग्य से पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, या जितना चाहिए उतना ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। इतिहासज्ञों ने इसे दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत झगड़े का सा रूप देकर एक सामान्य सी घटना मान लिया है। यदि इसके परिणामों की ओर ध्यान दें तो यह युगांतरकारी घटना थी। इस घटना का महत्व इस बात से नहीं मापा जा सकता कि यह दो राजवंशों का परिवर्तन था, यानी मौर्यों द्वारा श्रृंगों का स्थान ग्रहण। यह फ्रांस की राज्य क्रांति से भी यदि बड़ी नहीं तो उतनी ही बड़ी राजनीतिक क्रांति थी। यह एक क्रांति थी, लाल क्रांति। इसका उद्देश्य था बौद्ध राजाओं का तख्ता उलट देना। इसके सूत्र संचालक थे ब्राह्मण। पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या इसी एक बात की द्योतक है। विजयी ब्राह्मणवाद को अनेक चीजों की आवश्यकता थी। स्वाभाविक तौर पर इसके लिए यह जरूरी था कि यह चातुर्वर्ण्य को देश का कानून बना दे। बौद्ध इसे अस्वीकार करते ही थे। इसे इस बात की भी आवश्यकता थी कि जिस पशु बलि को बौद्धों ने रोक दिया था, उसे कानून का रूप दे दिया जाए। लेकिन इसे इसके अलावा और भी कुछ चाहिए था। बौद्ध नरेशों के विरुद्ध यह क्रांति लाकर ब्राह्मणवाद ने देश के ऐसे दो प्रचलित नियमों का उल्लंघन कर दिया जिनको सभी लोग पवित्र और अनुल्लंघनीय मानते थे। पहला नियम तो यह था कि ब्राह्मण के लिए शस्त्र का स्पर्श पाप था। दूसरे नियम के अनुसार राजा का शरीर पवित्र था और उसकी हत्या पाप। विजयी ब्राह्मणवाद के अपने पापों का समर्थन करने के लिए एक ऐसे पवित्र ग्रंथ की आवश्यकता थी जो सभी के लिए प्रमाण स्वरूप हो। मनुस्मृति की एक ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता यह है कि यह न केवल चातुर्वर्ण्य को देश का कानून बनाती है और न केवल पशु बलि को कानून की दृष्टि से उचित ठहराती है, लेकिन यह भी बताती है कि ब्राह्मण को कब हाथ में शस्त्र लेना चाहिए और कब वह राजा की हत्या करके भी अधम नहीं ठहरता। इस मामले में मनुस्मृति ने वह काम किया है जो पहले किसी स्मृति ने नहीं किया। यह एकदम नया रास्ता है, यह एकदम नवीन सिद्धांत है। मनुस्मृति को ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका केवल एक ही उत्तर है कि पुष्यमित्र ने जो राज्य क्रांति की थी, उसका दार्शनिक समर्थन करने के लिए पुष्यमित्र और मनुस्मृति के इस नए सिद्धांत के बीच के संबंध से यही प्रकट होता है कि मनुस्मृति 185 ईसा पूर्व के कुछ बाद में अस्तित्व में आई। यह ऐसी तिथि है जो प्रोफेसर बुहलर की तिथि से बहुत दूर नहीं। मनुस्मृति का काल फैसला हो जाने पर हम कह सकते हैं कि दूसरी शताब्दी में छुआछूत नहीं था। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।